नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना ऑफिस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न है जो कैसे फाइल करना है। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई 2022 है। तो आशा करता हूँ आप सभी हैं जो समय पर भर देंगे और है जो बिना किसी पेनल्टी का या बिना किसी लास्ट डेट का इंतज़ार किए हुए आपको समय पर भर देना चाहिए। तो ITR को कैसे भरेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है जो कैसे करेंगे, और उसमें जो सारी जो समस्याएं आती है जो आमतौर पे अगर जो मेरे साथी वगैरह हैं जो भरते हैं और मुझे अक्सर पूछा करते हैं कि मेरे ये एरर आया है, मेरे ये समस्या आई है, अथवा इस नियम में है जो क्या होगा, या जो 80 TTA नियम क्या है, या कोई और जो जितने भी जो तमाम नियम हैं उनके बारे में पूछते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो उन सभी बिंदुओं पर मैं विस्तार से एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करूँगा यहाँ पे। तो और किसी भी प्रकार की आपको अगर ये वीडियो देखने के बाद में आपको किसी भी प्रकार के आपके दिमाग में क्वेरी नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी कि आप ITR भरते टाइम आपने अगर ये वीडियो ध्यान से देख लिया या फिर एक तरफ आपने ये वीडियो चला के रखा और एक तरफ है जो आप ITR फिल करेंगे, तो सारी जो आपकी समस्याएं हैं वो यहाँ पर समाधान होगा उनका। और आप ITR है जो स्वयं बिना किसी को कहे, बिना किसी की हेल्प लिए आप स्वयं है जो अपने आप है ITR को फिल कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, ITR भरने से पहले मैं आपको एक बात कहूँगा, ये वीडियो देखने आगे बढ़ने से पहले, कि वीडियो लंबा जरूर होगा, इसलिए आप ये नहीं कि थोड़ा वीडियो देख के हैं या वीडियो को स्किप करके आप देखें। अगर आप ITR के बिल्कुल बारीकी से सारी जानकारियाँ आप जुटाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं कि आप ITR कैसे भरें, तो वीडियो अंत तक देखें और बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि तभी आप ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा आप तभी सीख पाएंगे और आपको भविष्य में किसी प्रकार की आपको कोई समस्याएं हैं जो आपको नहीं आएगी। इसलिए आप है जो वीडियो में बने रहिएगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं लेके आता हूँ आपके लिए सबसे पहले अपडेट। तो सबसे पहले इनकम टैक्स की साइट है जो इनकम टैक्स 2.0 ई फिलिंग नाम से। तो किसी भी सर्च इंजन पे आपको जाना है, या तो गूगल क्रोम पे जाओ या फिर मोजिला फायरफॉक्स पे है, इस साइट को खोलना है। अगर आपके गूगल क्रोम पे है नहीं चलती है साइट अच्छे से, तो आप मोजिला फायरफॉक्स पे भी खोल सकते हैं। तो आप इनकम टैक्स जो ये वाली फाइल देख रहे हैं इस पे आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के लिए आप फर्स्ट टाइम यूज़र है, तो फर्स्ट टाइम यूज़र के लिए मैं जो रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है उसका वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा। तो आपको लॉगिन करने के लिए आपको एक यूज़र ID की आवश्यकता होती है, और यूज़र ID आपकी होती है पैन नंबर। जो आपका पैन नंबर होता है वही आपकी यूज़र ID होती है। तो वो आपको यहाँ पे डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, और इस इंटरफेस पर आपको ये जो यहाँ पे चेकमार्क का निशान है इसको चेकमार्क करना है और आपको यहाँ पे आपके पासवर्ड डालने हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे पासवर्ड डाल देता हूँ। जैसे मैंने पासवर्ड डाले, यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपको आपके पासवर्ड ध्यान नहीं है तो आप है जो चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा कि वहाँ से आप जो फॉरवर्ड पासवर्ड है वो कैसे करें, तो उसका वीडियो है यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस है जो दिखाई देगा। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ असेसमेंट ईयर की। असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, और जो हम इनकम टैक्स भर रहे हैं वो किस ईयर का भर रहे हैं। यहाँ पे आप 22-23 देख पा रहे होंगे, हमारा असेसमेंट ईयर है वो 22-23 है, अर्थात असेसमेंट ईयर जो इनकम टैक्स होता है उसमें एक साल आगे चलता है। जैसे अगर आपको 21-22 फाइनेंशियल ईयर का जो इनकम टैक्स रिटर्न है हम यहाँ पे फाइल करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो असेसमेंट ईयर है यहाँ पे होगा 2022-23। तो यहाँ तक की जो समस्या है आपके समाधान हो गई होगी। यहाँ तक का जो सवाल था दिमाग में, असेसमेंट ईयर और जो फाइनेंशियल ईयर दोनों में फ़र्क है वो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको फाइल नाउ पर क्लिक करना है। आप जैसे ही फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपको करंट फाइनेंशियल ईयर है वो चूज करना है, अर्थात 22-23। अर्थात मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, अगर आप 20-21 का ITR भर रहे हैं तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर जो अगला है वो चूज करना है, अर्थात 20-21 के लिए हो गया 22-23, सॉरी 21-22 हो गया। और अगर आप 21-22 का भर रहे हैं तो आपके लिए जो असेसमेंट ईयर आएगा वो आएगा 22-23। और अगर आप 22-23 का भरेंगे तो आपके जो असेसमेंट ईयर आएगा वो आएगा 23-24। तो इस तरीके से एक साल है जो आगे चलता है। तो यहाँ पे आपको करंट फाइनेंशियल जो असेसमेंट ईयर है वो 22-23 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 मोड है, सिलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन।
ऑनलाइन के लिए है जो आपको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट है जो जमा नहीं करवाने पड़ते, केवल ऑनलाइन के माध्यम से आपका काम हो जाता है। अगर ऑफलाइन करवाते हैं तो उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो हार्ड कॉपी है, वो भी भेजनी होती है। इसलिए आप, मेरा सजेशन ये है आप ऑनलाइन करें। ऑनलाइन पर क्लिक करके आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऐसा इंटरफेस है जो दिखाई देगा। आपके यहाँ पे स्टार्ट न्यू फिलिंग है एक ऑप्शन, और अगर आपने पहले इसमें किसी प्रकार का जो इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल है जो करना स्टार्ट किया था, तो आधा भर के छोड़ा या किसी भी प्रकार का बीच में आपको उसको स्टार्ट करके छोड़ दिया, तो वहाँ पे आपको रिज्यूम फाइलिंग आएगा। तो आप उसको रिज्यूम पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर स्टार्ट न्यू फिलिंग भी कर सकते हैं। अभी तक मैंने यहाँ पे नहीं किया, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइल करता हूँ। स्टार्ट न्यू फाइल करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, इंडिविजुअल, HUF और अदर। जो ITR 1 होता है वो सैलरीड पर्सन के लिए होता है, और सैलरीड पर्सन जिनकी इनकम 2,50,000 से अधिक है उनके लिए ITR भरना अनिवार्य है गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए आप है उसमें इंडिविजुअल है जो उसकी श्रेणी में आते हैं, तो आपको इंडिविजुअल है जो करना होगा। इंडिविजुअल पर क्लिक करके आपने क्लिक किया तो आपके पास ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा दोस्तों। अब यहाँ पे सिलेक्ट ITR फॉर्म पूछ रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट ITR फॉर्म है जो काफी सारे हैं। तो आपके दिमाग में अब यहाँ पे समस्या है कि अब मुझे है जो कौन सा भरना होगा। तो मैं बता दूं, जो सैलरीड पर्सन है जो भारत सरकार या राजस्थान सरकार या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के भी दिन नौकरी में है, अर्थात जो सैलरीड पर्सन है जिनको मासिक वेतन मिलता है, उनके लिए ITR 1 है जो होता है। अगर आप प्राइवेट हैं, प्राइवेट किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो भी आपके लिए ITR 1 होगा। तो आप यहाँ पे ITR 1 पर क्लिक करेंगे, और इसे ITR 1 पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग ए रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, अर्थात जिनकी सैलरी है जो 50 लाख तक की है, वो यहाँ पे ITR 1 है जो फिल कर सकते हैं। तो इसलिए प्रोसीड विद ITR 1 यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपके पास 3 है जो स्टेप होंगे। यहाँ पे वैलिडेट योर रिटर्न ब्रेकअप प्रीफिल्ड, तो पहले का जो CA के द्वारा जो आपके एम्प्लॉयर है, जो आपका डिडक्टर है, टैक्स डिडक्टर है, वो CA को आपके डेटा है जो प्रोवाइड करवाता है कि आपने कितना जो आपका TDS है जो कटा है, और उसके बाद में वो डेटा है जो इनकम टैक्स की साइट पे ऑनलाइन करते हैं। तो वो सारा डेटा है जो फॉर्म नंबर 16 आपको देता है एम्प्लॉयर, तो वो सारे डेटा यहाँ पे आपको शो होता है। तो आपको किसी प्रकार का लगभग बदलाव नहीं करना होता है, और अगर किसी प्रकार का बदलाव होता भी है तो आप स्वयं कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया। फिर है कंफर्म योर रिटर्न समरी। हमारे पास 5 जो समरी होती है, 5 स्टेप होते हैं, उनको सभी को कंफर्म करना होता है। और फिर अंत का जो स्टेप होता है वो होता है वेरीफाई एंड सबमिट योर OTP। तो यहाँ पे हमारे पास 3 है जो स्टेप होंगे, और उन तीनों स्टेप के बारे में हम एक स्टेप की बारीकी से यहाँ पे चर्चा करेंगे, और एक स्टेप के बारे में आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन आपकी जो समस्याएं हैं उनका सभी का समाधान है जो मैं, किसी प्रकार की आपकी समस्या यहाँ पे नहीं रहेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे फिर से आपके सामने समस्या, और आप देखेंगे कि यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ गए। तो हमें किस पे क्लिक करना होगा? तो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, उस पर हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। अर्थात जो आपकी जो इसका अर्थ हुआ कि अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो जो बेसिक जो छूट मिलती है जो उससे ऊपर की इनकम है, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो आपको सिंपली जो पहले वाला है उस पर क्लिक करके या आप में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहां तक अब यहाँ पे एक चीज आपको पूछता है कि वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज कंफर्म द डिटेल इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपके CA द्वारा, मैंने भी आपको पहले बताया था कि आज जो एम्प्लॉयर द्वारा जो है आपके डाटा है जो CA को देते हैं, और CA है उसको फिल करता है, और जो फॉर्म नंबर 16 में जितनी भी जानकारी होती है वो तो यहाँ पे जो है जो आपके वो सारे डेटा है जो आपको फॉर्म 16 में जो डेटा होते हैं वो यहाँ पे सारे अवेलेबल होते हैं। तो उसी के लिए कंफर्म करना चाहता है कि आपके जो फॉर्म 16 है जो आपके पहले डेटा दे रखे हैं उन्हीं को आप यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो हाँ, तो उसके साथ में आप प्रोसीड करना चाहते हैं तो ओके कर दें। बिल्कुल मैंने ओके किया। तो मेरे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे मेरे भरी हुई ऑलरेडी नजर आ रही है। अर्थात मेरी जो सारी चीजें हैं यहाँ पे भरी हुई है, जो मेरी सैलरी है, जो डिडक्शंस है, जो टैक्स पेड है, वो सारा मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। अभी यहाँ पे हमारा जो अगला काम है दोस्तों
यहाँ पे एक एक जो ये 5 है, टोटल ये 5 टैब है, यहाँ पे इन सभी को कंफर्म करना होगा। और कंफर्म करने के लिए सबसे पहला वाला होता है वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी जो एम्प्लॉय की जो व्यक्ति होता है जिसका ITR फिल कर रहे हैं, तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल होती है। नेम, पैन नंबर, आधार, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती है। कॉन्टैक्ट डिटेल, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो उनको हमें मैच कर लेना है कि हाँ बिल्कुल सही है, तो मेरे यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे जो अगला कर्मचारी की जो यहाँ पे समस्या आती है, जो एरर आता है, एरर के बारे में प्रत्येक एरर की यहाँ पे चर्चा करूंगा। और मैं आपको यहीं पे बता दूंगा कि आपके एरर है जो कहाँ कहाँ आपके एरर आएंगे, और लास्ट में आपको जाने के बाद में फिर वापस से दोबारा रिफिल नहीं करना पड़े, इसलिए आप पहले ही उन चीज़ों का ध्यान रखें। यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो स्टेट रखें, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट रखें। यहाँ पे ये वाले चीजें हैं। फील्ड अंडर सेक्शन, तो उसमें 139 एक है रिटर्न फील्ड ऑन और बिफोर डेट। अगर आप डेट जो लास्ट डेट है उससे पहले आप फिल करते हैं तो 139(1) आता है। या फिर बिलेटेड रिटर्न फील्ड आफ्टर ड्यू डेट, जो ड्यू डेट के बाद में आता है तो उसमें 139(4) आता है। या फिर रिवाइज्ड रिटर्न आप भरते हैं, ओरिजिनल रिटर्न है जो रिवाइज्ड रिटर्न के बाद में ओरिजिनल रिटर्न है जो आप भरते हैं उसका 139(5) आता है। और आफ्टर कंडोलेशन और डिले, उसके लिए आपको 139(2)(b) है जो इस पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि मैं है जो लास्ट डेट से पहले भर रहा हूँ, तो मुझे 139(1) वाला है जो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे फील्ड इन रेस्पॉन्स और नोटिस अंडर सेक्शन, अगर आपको किसी प्रकार का नोटिस मिला है और नोटिस के रेस्पॉन्स में आपको भरना होता है तो इसमें यहाँ पे यस करके और फिर यहाँ पे आपको संबंधित है जो यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो वो यहाँ पे मेरे ऐसी कोई समस्या नहीं है, इसलिए मैं इसको अनसिलेक्ट रहेगा मेरे यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ तक देख पा रहे होंगे। फिर आता है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BSc। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से 2 स्लैब है यहाँ पे अवेलेबल है, अभी प्रचलन में है कि गवर्नमेंट ने अभी तक भी ये दे रखा है ऑप्शन कि आप ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम 2 चूज कर सकते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम चूज करना चाहते हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें। अर्थात मुझे पुरानी वाली जो टैक्स रिजाइम है उसमें मुझे नो करना है। अब दोनों में जो क्या फर्क है उसका मैं अलग से वीडियो आपको डाल दूंगा कि उसमें आप देख सकते हैं कौन सी टैक्स रिजाइम में कितना फायदा है। यहाँ पे मैं अगर सिंपली तौर पे आपको बता पाऊँ, अगर आपकी डिडक्शंस ज्यादा है तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको फायदा है। अगर आपकी डिडक्शंस है कम है और सैलरी ज्यादा है तो आप न्यू टैक्स रिजाइम में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं उसके बारे में सरसरी तौर पे मैंने यहाँ पे बात की है, मैं यहाँ पे ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करूंगा। अब आगे हैं जो आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल होगी और बैंक डिटेल में आपका अकाउंट है जो ऐड किया होगा और अकाउंट है जो वैलिडेट है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट फॉर रिफंड, आपका जो टैक्स कटा है और टैक्स अगर ज़्यादा कटा है और आपका जो टैक्स कम बन रहा है तो फिर आप जो रिफंड चाहते हैं, अर्थात मान लो मैंने 1000 रुपये हैं जो TDS में कटे हैं मेरे और मेरा 800 रुपये टैक्स बना है मेरे ऊपर, तो सिंपली 800 रुपये टैक्स किसी पे बनता नहीं है क्योंकि टैक्स 12,500 से ऊपर बनता है और 12,500 रुपये तक की हमें छूट होती है। लेकिन 12,500 से अगर ऊपर होता है तो वो सारा टैक्स है जो हमें पे करना होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे उदाहरण बताया है। तो यहाँ पे अगर आप उदाहरण मान के चले, जैसे 13,500 रुपये मेरा टैक्स बना है और उसमें से 12,500 रुपये तक का अगर टैक्स होता तो मेरे छूट मिल जाती पूरे 12,500 की। लेकिन अगर 13,500 है तो 13,500 को 500 पूरा यहाँ पे मुझे जमा करवाना होता था। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने 14,000 रुपये जमा करवाए टैक्स में तो मुझे 500 रुपये रिफंड होंगे। तो सिलेक्टेड फॉर रिफंड, यहाँ पे ये वाला है जो इस बैंक अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि सिलेक्ट फॉर रिफंड, इसी अकाउंट में आपका रिफंड है जो आना चाहिए। अब यहाँ तक आपको उसके बाद में आपको कन्फर्म करना है। जैसे आप कन्फर्म करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कन्फर्म्ड है जो आपको शो होगा। दोस्तों ये जो वीडियो है उसमें जो सारा मैंने यहाँ पे ब्लर कर रखा है क्योंकि ये व्यक्तिगत डाटा है इसलिए मैंने इसको ब्लर कर रखा है। तो इस तरीके से आप है जो आप जब करेंगे इनकम टैक्स की साइट पर जो ये काम करेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएगी। अब यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम का यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ग्रॉस टोटल इनकम है जो कितनी है। तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसे सैलरी एग्जाम्पशंस के लिए आपको जो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है तो आपको क्वेश्चंस के लिए उनको पढ़ना, ऐसे अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये हुआ कि आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो आपको स्किप द क्वेश्चन करना है तो उसके लिए येस और नो पूछता है तो आपको नो करना है। जैसे आप नो करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा दोस्तों, यानी कि हमें जो ये सारे जो स्टेप है ये कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड नंबर का स्टेप है उस पर हम चल रहे हैं। तो अगर आपको फॉर्म नंबर 16 जो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मिला है, आपके ऑफिस की DDO की तरफ से आपको मिला है, तो उसमें अगर किसी प्रकार का इनमें और उस डाटा में अगर किसी प्रकार का बदलाव है तो आप फॉर्म नंबर 16 के आधार पर इसमें करेक्शन है जो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एडिट पर क्लिक करना होगा। तो
मैं यहाँ पे आपको और चीज़ें जो बताना चाहता हूँ वो है, आप अगर इस पर एडिट है जो अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आप आगे जाके उस पर कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एरर वाले जो बात आती है वो दोस्तों यहाँ पे आती है मेन, क्योंकि इस पार्ट में है जो ये इनकम फ्रॉम सैलरी वाला जो पार्टीशन है, इसमें आपके काफ़ी सारे एरर आते हैं, और एरर है जो लगभग 5 तो प्रत्येक कर्मचारी के आते ही हैं। तो वो एरर आगे आपके नहीं आए, इस वजह से मैं यहीं पर आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉर्ट आउट करूँगा। तो यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक करना है। अब जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी अगर सैलरी में जो यहाँ पे शो हो रही है सैलरी उससे ज़्यादा या कम ज़्यादा है तो आप यहाँ पे उसको एडिट है जो कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे यहाँ पे ठीक है। आगे आपको जैसे है वैसे रहने देना है। अगर आपकी किसी प्रकार अगर आपके अब यहाँ पे छूट है जो आप इनकम टैक्स में किस प्रकार की जो छूट है वो अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो भर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे किसी प्रकार की छूट नहीं है तो मुझे ये है जो डिलीट करना है। अगर यहाँ पे जो चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो ये वाला है ट्रेवल कंसेशन असिस्टेंट, आपको किसी प्रकार का अगर लीव ट्रेवल के लिए अगर कंसेशन यहाँ मिलता है तो उसके लिए आप यहाँ पे वो अमाउंट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे अगर मेरे नहीं है तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिलीट नहीं करता हूँ इनको तो मेरे लास्ट में एरर आएंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको जितने भी ये हैं इनको डिलीट कर दिया। और जहाँ पे जो जैसे ये पेंशन से संबंधित जैसे कोई पेंशनर है उसके लिए संबंधित जो उसके लिए कोई डेटा है पेंशन का संबंधित जो पैसे मिलते हैं वो यहाँ पे एंट्री करनी है, या फिर जैसे मैंने इसको एक बार डिलीट किया, जो मैं आगे बताता हूँ आपको। अब जैसे आप हाउस रेंट की छूट लेना चाहता है तो हाउस रेंट की छूट वाला यहाँ पे भरना होगा कि अगर मैं जहाँ मान लो 50,000 रुपये की छूट है हाउस रेंट की जो भी आपने ली है, जो आपको डीडीओ को आपने जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर्म भर के दिया था उस टाइम पे जो आपके हाउस रेंट जो हाउस के जो मालिक थे ओनर थे उनके द्वारा जो पैन कार्ड लेके जो रिसिप्ट पे साइन करवा के आपने दिए थे डीडीओ की, तो वो वाली छूट है अगर आप यहाँ पे भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो आपकी वो है यहाँ पे इसमें से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे इनकम टैक्स की ऐसी कोई छूट नहीं है, इनकम टैक्स के लिए मुझे हाउस रेंट की कोई छूट नहीं लेनी, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा। अगर और भी आपको किसी प्रकार की छूट लेनी है तो आप यहाँ पे इसमें भर सकते हैं, इसमें आप इनमें पढ़ सकते हैं, आपके आसानी से आपके सारी चीज़ें हैं जो समझ में आ जाएगी। तो ये जो है जैसे आपको अर्न लीव एनकैशमेंट और रिटायरमेंट, जैसे रिटायरमेंट के टाइम आपको 300 जो पीएल का भुगतान होता है उसका भी यहाँ पे अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी अमाउंट की जो राशि है वो यहाँ पे भर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पे जो ऑप्शन है इनमें से आप पढ़ गए और वो यहाँ पे भर सकते हैं। तो मेरे ये वाली चीज़ें हैं जो एप्लीकेबल नहीं है तो मुझे सिंपल यहाँ पे डिलीट करना होगा। मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। मेरे यहाँ पे नेट सैलरी है वो ये आ गई और उसमें से आपको 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो यहाँ पे है जो ऑलरेडी शो हो रही है। तो मैंने यहाँ पे ये रहने दी, कोई दिक्कत नहीं है, सही है मेरा यहाँ तक। और फिर आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरे यहाँ पे ऐसा है जो इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक और आता है दोस्तों, वो आता है कि इनकम फ्रॉम, अगर हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपको किसी प्रकार की इनकम मिलती है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आपको अगर मिलती है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल देके उसका लगा सकते हैं, या एग्जेम्पशन इनकम, या किसी प्रकार की इनकम के एग्जेम्पशन है जो आप लेना चाहते हैं उसमें छूट लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे भर सकते हैं। जिसमें मैंने अभी वो बताया था वहाँ पे अभी ये सेक्शन 10 के अंतर्गत जो आती है सारी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरे किसी प्रकार की नहीं है तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा। तो यहाँ तक सही है सभी के। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे कन्फर्म करना है। जैसे आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे मेरे 2 स्टेप हैं वो क्लियर हो चुके हैं और कंफर्म हो चुके हैं। अभी यहाँ पे मेरे टोटल डिडक्शंस है वो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी टोटल डिडक्शंस है जो इतनी हुई है। तो आप डिडक्शंस को इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपके वही मैंने बताया कि वही क्वेश्चन है जो आपको पूछेगा, तो उसमें से आपको स्किप द क्वेश्चन कर सकते हैं। स्किप द क्वेश्चन किया, उसके बाद में आपकी जो डिडक्शंस हुई है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आपको शो होगी। तो आप यहाँ पे आपकी जो डिडक्शंस है वो सारी यहाँ पे शो हो रही है। तो आपके यहाँ पे डिडक्शंस वाला अगर रूल्स आपके समझ में नहीं आते हैं तो मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो इनकम जो आयकर गणना प्रपत्र आपने जो अपने डीडीओ को दिया था वो जो है आपके आईटीआर भरने से पहले अपने साथ रखें। उसमें जो ये है सारे रूल्स हैं, अब मैं आपको इतना बता नहीं पाऊंगा अभी तो, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए आप यहाँ पे मैं आपको सरसरी तौर पे फिर भी बताऊंगा कि कौन कौन से रूल्स में क्या क्या आता है। तो वो जो है आप अपने पास में रखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि 80C में क्या आता है, 80D में क्या आता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि 80C में लाइफ इंश्योरेंस जो LIC वगैरह है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपका NPS कटा है, GPF कटा है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो NPS का अंशदान है जो आपको मिलता था, वो सारी चीज़ें हैं इसमें आएगी। ट्यूशन फीस वगैरह जितनी भी जो सारी फीस हैं, PLI, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो जमा राशि है, जो सारी
है जो इसी में आएगी। तो यहाँ पे आप इसमें एडिट करके इसमें देख सकते हैं। अगर कम ज़्यादा करना हो तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके इसमें कोई फ़र्क होता हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे यहाँ पे ठीक है, बराबर है, तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 80 CCD2, 80D, 80G, जो सारे हैं वो एक एक में यहाँ पे बात करता हूँ। 80D में है डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर हेल्थ इंश्योरेंस का किसी प्रकार का जो है छूट लेना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे अमाउंट है जो भर सकते हैं। 80 CCD2 की बात करूँ मैं दोस्तों, तो जो पेंशन अंशदान की जो राशि होती है अधिकतम, जो आपकी जो 10% जो आपकी ग्रोस सैलरी होती है उसकी 10% की जो अलग से है, जो गवर्नमेंट की तरफ से छूट का प्रावधान कर रखा है, वो यहाँ पे आप भर सकते हैं। यहाँ पे CCD1 और CCD2, अर्थात आपको 2 बार यहाँ पे अभी जो है छूट मिल सकती है। यहाँ पे CCD1 में भी NPS या जो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है वो यहाँ पे होती है, और CCD2 में भी वही होती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे, आपने किसी प्रकार की किसी भी संस्था में आपने डोनेट किया हो जो 80G के अंतर्गत है जो आती हो, और उसमें आपको जो कोई भी चैरिटेबल संस्था है या धर्मार्थ जो आप किसी में जो आप जमा करवाते हैं पैसे और उसकी रिसिप्ट आपको मिलती है, तो उसकी डिटेल है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और उसमें आपको उसके जो जहाँ पे आप जमा करवाते हैं उसके रसीद मिलती है, रसीद में उनके पैन नंबर होते हैं, वो भी आपको फिल करने होते हैं। मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको, आप देख सकते हैं कि उसके लिए आपको ऐसे ऑप्शन होता है कि आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि आपके पास से डोनेशन एंटाइल्ड फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट या 50। तो उसमें से अगर जो भी आपके अवेलेबल है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट है। अब यहाँ पे पूछता है कि पेन ऑफ डोनी, अर्थात आप जिसको आपने दान दिया उसके पेन नंबर, उस संस्था का नाम, उसका एड्रेस, सिटी, टाउन, पिन कोड, और यहाँ पे डोनेशन इन कैश और डोनेशन इन अदर मोड। अगर आप डोनेशन इन कैश करते हैं तो यहाँ पे भर सकते हैं, और डोनेशन इन अदर मोड है जो कर सकते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे एलिजिबल अमाउंट है जो आपको शो हो जाएगा यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे कोविड रिलीफ फंड में मैंने 10,000 रुपये जमा करवाए, तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे शो हो रहा है कि आप जो एलिजिबल अमाउंट है डोनेशन के लिए वो आपके 10,000 रुपये है, और 10,000 रुपये आपके इनकम टैक्स में है, उसकी छूट मिल सकती है। 10,000 रुपये की जो लिमिट है क्वालिफाइंग लिमिट वो है आपकी कम हो जाएगी। जैसे आपकी मान लो 5 लाख से ऊपर की सैलरी पे आपका इनकम टैक्स बन रहा है, तो उसमें 10,000 रुपये अगर कम हो रहे हैं तो 4,90,000 पे आपका टैक्स बनेगा। जबकि मेरे किसी प्रकार की ये नहीं है तो मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो मेरे यहाँ पे कैंसिल है। तो यहाँ पे मैं फिर से बैक जाता हूँ। अब यहाँ पे जो आगे बात करता हूँ मैं, अगर आप किसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप कोई डोनेशन देते हैं तो उसके लिए वो आएगा आपका 80 GGMA और 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। आपका सेविंग बैंक पर अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो आप 80 TTA में ऐड कर सकते हैं। तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है दोस्तों वो 10,000 रुपये तक की है। एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 10,000 रुपये तक का इनकम जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट है उस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है और 12,000 रुपये है तो उसमें से आपको 10,000 रुपये की छूट मिल जाएगी, और 2,000 रुपये है उन पर टैक्स लगेगा। इस तरीके से मैंने उदाहरण देके बताया, तो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं जो भी अमाउंट होगी आपकी। तो इस तरीके से जो मेनली जो सारी चीज़ें थी मैंने यहाँ पे बताई, और उसके बाद में आपको कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे ये भी है जो कंफर्म हो चुका है मेरा। अब उसके बाद में आपका जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है टैक्स पेड, कि आपने कितना टैक्स है जो पेड किया है, आपने कितना टैक्स है जो भरा है। तो उसके लिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके अगर किसी प्रकार का टैक्स जमा हुआ है तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपके 5,000 रुपये कटा, 15,000 रुपये कटा, 20,000 रुपये कटा, जो भी टैक्स है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको आपको मैच कर लेना है। अगर मैच नहीं होता है तो उसका मैं आपको अलग से तरीका बता दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके उसको देख सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे जाके टैक्स क्रेडिट मिसमैच यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो टैक्स है कौन सा मिसमैच हुआ है, और उसको जो अगर मिसमैच हुआ है तो आप सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे जो मैंने टैक्स किसी प्रकार का नहीं कटा है, अगर कटा है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा और मुझे यहाँ पे कंफर्म करना है। मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन है टोटल टैक्स लायबिलिटी, अर्थात यहाँ पे आपकी लायबिलिटी कितने रुपए के टैक्स है जो आप पे बन रहा है, कितने रुपए का टैक्स है जो आप पे लग रहा है, तो वो यहाँ पे शो होगा। और उसमें से आपने कितना टैक्स है जो पे किया है वो यहाँ पे शो होगा। जैसे मान लो मेरे 94,000 रुपये टैक्स बन रहा है तो मैं यहाँ पे मेरे 94,000 रुपये यहाँ पे शो होगा। और जबकि मैंने 90,000 रुपये हैं जो जमा करवाए हैं तो मेरे 90,000 रुपये यहाँ पे शो होंगे। अर्थात मुझे 4,000 रुपये बाकी हैं वो अभी भी जमा करवाने हैं, तो उसका यहीं पे ऑप्शन आ जाता है कि आप पे नाउ, और पे नाउ के माध्यम से आप उसको जमा करवा सकते हैं टैक्स को। तो मैं उसका वीडियो है जो अलग बनाकर अपलोड कर दूंगा, जिसके आधार पे आप जो BSR कोड होता है जो आप चालान के माध्यम से जमा करवाते हैं उस चालान को कैसे अपडेट करते हैं इस साइट पे, तो मैं भी उसको भी यहाँ पे बता दूंगा। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में।
तो आपको यहाँ पे जो टैक्स है वो यहीं पे जमा होगा। अब यहाँ पे जब तक ये सारे जो ऑप्शन है ये कंफर्म नहीं हो जाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, अर्थात प्रोसीड वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी पे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे 254 रुपए का टैक्स है जो बन रहा है। अब 254 रुपए का टैक्स बन रहा है तो आप कहेंगे सर 254 रुपए जमा करवाने होंगे। जी नहीं, आपके 254 रुपए जमा नहीं करवाने होंगे, क्योंकि 12,500 रुपए तक की रिबेट है जो अंडर सेक्शन 87A के तहत आपको 12,500 रुपए तक के टैक्स पर आपको छूट है। अर्थात अगर आपके 12,500 रुपए तक का टैक्स बन रहा है तो आपको जीरो टैक्स पे करना है। अगर 12,500 से 1 रुपया भी अगर ऊपर है तो आप उस पर आपको टैक्स लगेगा। तो अगर आपके मान लो 12,506 रुपये आपके टैक्स बन रहा है तो उसका आपको समाधान मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि आपको किसी भी कोविड 80G के अंतर्गत या किसी अन्य जो छूट है उसमें आप जमा करवा सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पे छूट मिल जाएगी और आपका टैक्स है जो 12,500 रुपये से नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप है जो ये छूट है जो आपको मिल जाएगी और 12,500 रुपये से ऊपर होंगे तभी आपको टैक्स पे करना होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर सकते हैं कि यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट एंड फीस है यहाँ पे शो होगी, टोटल टैक्स फीस एंड इंटरेस्ट यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना होगा। मैंने यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है जो हमने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर लिए, किसी प्रकार का कोई है जो हमने मैच कर लिया अपने फॉर्म नंबर 16 और आयकर गणना प्रपत्र दोनों से। उसके बाद में आप डाउनलोड GS1 है जो यहाँ पे कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं आपने क्या क्या किया। और यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है तो मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया। अब जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा और जो आपके इनकम टैक्स की जो ITR फाइल है जो आपने किया है अगर उसको आप वापस से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं या उसको प्रिंट ले सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने वैलिडेट रिटर्न है जो मैंने कर दिया है पूरा। अब यहाँ पे कन्फर्म योर रिटर्न समरी और वेरीफाई एंड सबमिट, ये 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। तो मैं यहाँ पे कन्फर्म योर रिटर्न समरी पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और जैसे मैंने यहाँ पे जो ये मेरा प्रीव्यू रिटर्न है उस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा प्रीव्यू रिटर्न है वो यहाँ पे मेरे ऐसा शो होगा। और यहाँ पे मुझे इस मार्क पे चेक मार्क करना है कि मैंने जो है सारी चीज़ें भरी है वो बिल्कुल सही भरी है, किसी प्रकार की कोई इसमें मैंने कोई गलती नहीं की है या कोई डाटा है मैंने छुपाया नहीं है। और यहाँ पे सेल्फ होगा, यहाँ पे आपके फादर का नाम लिख देना है और यहाँ पे आपके पैन नंबर होंगे और उसके बाद में आपको सिंपली प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा जो डेटा है फिल किया हुआ तो वो यहाँ पे शो होगा। तो आपको या तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या प्रिंट भी ले सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि हाँ मेरे क्या क्या डाटा भरा हुआ है। तो उसके बाद में मुझे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना होगा। मैंने प्रोसीड टू वैलिडेशन पे है जो क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वैलिडेशन सक्सेसफुल और नो एरर वर फाउंड। जी दोस्तों, मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से आप फिल करेंगे तो आपके किसी प्रकार का एरर नहीं आएगा। और एरर आता भी है तो आप उसको सॉल्यूशन का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे आपके यहाँ पे 5 एरर है या 6 एरर है, 10 एरर है, जो भी 2 एरर है, जो भी यहाँ पे शो होंगे उस एरर पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे एरर पे क्लिक करेंगे जहाँ पे एरर है वहाँ पे कर्सर आपको ले जाएगा और वहाँ पे उनको जो एरर को है आप रिजोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई रिटर्न करना है, वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुका है हमारा, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है हमें। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आपको यहाँ पे वैलिडेशन है उसके लिए आप वैलिडेशन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे तो उस पर आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। और जैसे आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, सेलेक्ट ए वेरिफिकेशन मेथड बिलो टू फिनिश फिलिंग नोट, प्लीज नोट दैट इट इज मैंडेटरी टू वेरीफाई द रिटर्न। अगर आपने इतना फिल कर दिया और आपने रिटर्न यहाँ पे जो है उसको वेरीफाई नहीं किया तो आपको किसी प्रकार का है जो काम का नहीं है, तो अर्थात वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, अर्थात वो बिना भरा हुआ ही आपके बोलेगा कि आपने ITR है जो नहीं फिल किया। रिविजन ऑफ दिस रिटर्न इज नॉट पॉसिबल अनलेस वेरीफाइड। अगर आपने यहाँ पे बाद में आप रिवाइज करना चाहते हैं, रिवाइज रिटर्न है जो भरना चाहते हैं और आपने यहाँ पे वेरीफाई नहीं किया तो वापस से वो नहीं कर पाओगे आगे। तो यहाँ पे आपको E-वेरीफाई का ऑप्शन होता है, E-वेरीफाई लेटर होता है, वेरीफाई विया ITR 5 होता है। तो आपको यहाँ पे सिंपली E-वेरीफाई नाउ रिकमेंड है जो कर रहा है तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है और उसके लिए आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे कि आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, यहाँ इससे कर सकते हैं या फिर DSC से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं, या फिर आई हैव ऑलरेडी वेरिफिकेशन कोड EVC कोड है अगर आपने जनरेट किया हो ATM में जाके तो वो भी यहाँ पे उससे थ्रू भी आप कर सकते हैं। और आई हैव ऑलरेडी एन OTP मोबाइल रजिस्टर, आपके पास पहले के OTP हैं जो आपने जनरेट किए और OTP आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सके
OTP फिल करके आप उसको यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे OTP नहीं है किसी प्रकार का, मुझे अब यहाँ पे फिल करना होगा। तो मैं यहाँ पे आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल। हाँ, मुझे मैंने आधार डिटेल है फिल की है वो उससे मैं एग्री हूँ, वैलिडेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और जनरेट आधार OTP करने हैं। जैसे आप जनरेट आधार OTP करेंगे तो आप यहाँ पे OTP आपके पास जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएंगे, तो वो OTP यहाँ पे आपको फिल करना है। तो उसका मैसेज जैसे आपको प्राप्त होता है वो उसके OTP हैं जो आपके डालने हैं। तो जैसे मुझे मैसेज है जो प्राप्त हुआ और मुझे OTP हैं जो मिले हैं, तो मैं OTP यहाँ पे फिल करता हूँ। जैसे मैंने वैलिडेट किया तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप है जो आपने वैलिडेट तो कर दिया, आपने OTP भी डाल दिया, लेकिन आपको एक चीज़ है यहाँ पे आपको नोटिस करवाना चाहता है कि प्लीज़ नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल। आप इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर पाएंगे अगर आपने इसको सबमिट कर दिया। तो अगर आपको किसी प्रकार का बदलाव करना है, आप अगर संतुष्ट है, आश्वस्त है बिल्कुल कि हाँ मैंने सही भरा है, मेरे 16 नंबर फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग सही है, या मैंने किसी प्रकार की कोई सूचना है जो नहीं छुपाई है, तो आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे ये जो वेरीफाई द रिटर्न योर रिटर्न वाला जो आखिरी जो हमारे टैब बचा है, एक स्टेप बचा है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे बिल्कुल सही है, तो मैं यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा रिटर्न है यहाँ पे फिल हो चुका है और यहाँ पे ये बता रहा है कि यू विल नोटिफाई यू ऑन मोबाइल नंबर एंड जो आपकी ईमेल है उस पर आपको प्रोसेसिंग योर रिटर्न है जो उसकी डिटेल है जो आपको सेंड कर देंगे। और यहाँ पे एक रिसिप्ट है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं कि आपका जो ITR है जो फिल कर दिया गया है तो उसकी जो है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे रिसिप्ट मैंने डाउनलोड कर ली तो आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे आ रहा है कि गो टू डैशबोर्ड, यानी कि यहाँ तक का आपका कंप्लीट हो चुका है काम। आपने ये इतने सारे जो स्टेप है यहाँ पे फॉलो करते हुए लास्ट में आप वेरीफाइड योर रिटर्न तक पहुँचे और आपने आपका रिटर्न है जो वेरीफाई कर दिया। अब यहाँ पे आपका काम है जो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आप गो टू डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। जैसे ही गो टू डैशबोर्ड पर जाते हैं तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपके जो सक्सेसफुली आपका जो ITR है जो भर दिया गया है और उसमें जो डिमांड एस्टिमेट अगर किसी प्रकार की डिमांड होती है इनकम टैक्स की तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। और मैंने देखा, आप देख पा रहे होंगे 16 जुलाई 2022 को मैंने फिल किया, रिटर्न वेरीफाइड भी इसी डेट को किया, रिटर्न प्रोसेसिंग हो चुका है, प्रोसेसिंग कंप्लीटेशन भी है यहाँ पे मेरा हो चुका है, अर्थात मेरा जो सारी प्रोसेस है जो कंप्लीट हो चुकी है, अर्थात मेरा यहाँ पे काम कंप्लीट है। मेरा ITR बिल्कुल अच्छी तरीके से भर चुका है, मेरे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ ये जो मैंने वीडियो डाला होगा जो डाला है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको किसी प्रकार की किसी भी पोर्टल को लेकर आपको कोई समस्या आती है तो उसके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिस पॉइंट या टॉपिक के आधारित पे मैं जो अगला वीडियो है जो लेकर आ सकूँ। और जो आपका एक वीडियो पे लाइक करना और जो कमेंट करना है वो मुझे अप्रिशिएट करता है, उसी से मुझे अप्रिसिएशन मिलता है कि हाँ मुझे वीडियो है जो किस बिंदु पे बनानी चाहिए और जो क्या है मेरा जो वीडियो है सही जा रहे हैं या उनमें किसी प्रकार की कमी रहती है तो आप वो भी आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पे है जो आपकी वीडियो में कोई कमी है या अपने वीडियो में यहाँ पे कोई जो और है जो उसको अच्छा करने के लिए आपके सुझाव है जो आमंत्रित हैं। दोस्तों इस तरीके से आप ITR भर सकते हैं और अपने साथियों को भी भर सकते हैं, अपने स्टाफ साथियों को भर सकते हैं। आपको किसी प्रकार के किसी CA को या किसी अन्य किसी थर्ड पार्टी को आपको पैसे देने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपने बताया, मैंने आपको बताया, बिल्कुल आसान तरीके से आप है जो ITR भर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।